हाय गाइस, मैं हूं डेविड और आज हम एक और भयानक केस के बारे में बात करने वाले हैं। 3 दिसंबर 2025 सुबह के करीब 9:20 हुए थे। बिहार के अरारिया जिले की एक सुनसान सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। एक यंग महिला टीचर सुबह जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी पर स्कूल की तरफ जा रही थी। चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, सिर पर हेलमेट था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बीच रास्ते पर दो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक चौराहे पर एक तेज आवाज गूंजती है। आसपास मौजूद लोग घबराकर बाहर निकलते हैं और पास में खेत में काम कर रहा एक किसान दूर से सब कुछ देख रहा होता है। दो युवक बाइक पर तेजी से वहां से भाग रहे थे। 24 साल की शिवानी के साथ उस सुबह जो हुआ वह अगले दिन पूरे देश में सुर्खियां बन गई। लेकिन जांच में जो सच्चाई फिर सामने आई उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के अरारिया जिले से। यही नरपतगंज थाना एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल कन्हाली मध्य विद्यालय में एक यंग महिला टीचर बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनका नाम था शिवानी वर्मा। शिवानी की उम्र करीब 24 से 25 साल के बीच थी। वह स्कूल में सहायक शिक्षक थी और पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल के बच्चों के बीच उनकी काफ़ी अच्छी पहचान थी। उनका नेचर काफ़ी फ्रेंडली था और बच्चे भी उनके साथ खुलकर घुल मिल जाते थे। वह सिर्फ पढ़ाने तक सीमित रहने वाली टीचर नहीं थी, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका एक अलग ही जुड़ाव था। स्कूल के अलग अलग कार्यक्रम में भी बच्चे उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते थे। लेकिन शिवानी की कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। उनके पिता लक्ष्मीकांत वर्मा गवर्नमेंट जॉब में थे और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। हालांकि फैमिली की जड़ें रायबरेली जिले के पंडोरी गांव से जुड़ी थी, लेकिन बच्चों की बेहतर पढ़ाई और अच्छे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कई साल पहले परिवार हैदरगढ़ में बस गया था। परिवार में कुल 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे बड़ी बेटी जूली, फिर ज्योति, उसके बाद शिवानी और सबसे छोटे 2 बेटे अंकित और अनुराग। साल 2023 इस फैमिली के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। तीनों बहनों ने बीपीएससी की टीचर भर्ती परीक्षा दी थी। जब रिजल्ट आया तो पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों बहनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया था। घर में जश्न जैसा माहौल था। रिश्तेदार बधाइयां दे रहे थे, पड़ोसी तारीफ कर रहे थे और पूरे इलाके में बस इस फैमिली की चर्चा हो रही थी। एक साथ तीनों बेटियों का गवर्नमेंट जॉब हासिल करना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम तो नहीं था। फैमिली को लग रहा था कि सालों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद तीनों बहनों ने उत्तर प्रदेश से बिहार का रुख किया। बड़ी बहन जूली की पोस्टिंग पटना में हुई, ज्योति समस्तीपुर पहुंच गई और सबसे छोटी शिवानी अरारिया जिले में नियुक्त हुई। उधर घर में दोनों छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे। उनकी उम्र करीब 18 और 16 साल की थी। कुल मिलाकर फैमिली के लिए सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। तीनों बेटियां गवर्नमेंट जॉब में थी। माता पिता को लग रहा था कि बच्चों का फ्यूचर अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। करीब 2 साल पहले शिवानी ने अरारिया के इस स्कूल में अपनी ड्यूटी को शुरू किया था, लेकिन उनके सपने सिर्फ एक गवर्नमेंट टीचर बनकर रहने के लिए नहीं थे। असल में ये उनके सफर की सिर्फ शुरुआत थी। शिवानी का गोल इससे कहीं बड़ा था। वह यूपीएससी पास करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। यही वजह थी कि स्कूल की ड्यूटी खत्म होने के बाद उनका दिन खत्म नहीं होता था। बच्चों को पढ़ाकर लौटने के बाद वे अपने कमरे में घंटों पढ़ाई करती और अपने अगले गोल की तैयारी में जुट जाती। तीनों बहनें भले अलग अलग जिले में रहती थी, लेकिन एक ही स्टेट में होने की वजह से मिलना जुलना
बना रहता था। लगभग हर संडे वह एक दूसरे से मिलने की कोशिश करती थी, साथ वक्त बिताती और हफ्ते भर की बातें शेयर करती। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। पिता पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे। अब तीनों बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान शिवानी अरारिया के फोरबिसगंज बाजार में एक किराए के कमरे में रहती थी, जहां से वह रोज अपने स्कूल जाया करती थी। शिवानी के किराए के कमरे से स्कूल की दूरी ज्यादा नहीं थी, करीब 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता था, जिसे वह रोज अपनी स्कूटी से तय करती थी। जिंदगी एक तय रूटीन पर चल रही थी। सुबह तैयार होकर स्कूटी से स्कूल निकलना, बच्चों को पढ़ाना, शाम करीब 5 बजे वापस कमरे में लौट आना। लेकिन इसके बाद भी उनका दिन खत्म नहीं होता था। खाना खाने के बाद वह सीधे अपने पढ़ाई में लग जाती। कई लोगों के मुताबिक स्कूल की ड्यूटी के बाद वह रोज 7 से 8 घंटे यूपीएससी की तैयारी करती थी। उनकी पूरी दुनिया जैसे दो चीजों के बीच सिमट गई हो, स्कूल और अपनी पढ़ाई। वह एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उनके सपने बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में अकेले रहना और अपने फ्यूचर के लिए लगातार मेहनत करते रहना आसान नहीं था। स्कूल आने जाने के अलावा वह शायद ही कहीं बाजार निकलती थी। ज्यादातर वक्त किताबों और तैयारी में ही उसका बीतता था। फिर आया 3 सितंबर 2025, बुधवार का दिन। यह दिन भी बाकी दिनों की तरह शुरू होता है। सुबह करीब 8:30 बजे शिवानी अपने कमरे से निकली। हाथ में पर्स था, चेहरे पर ठंड से बचने के लिए कपड़ा बांधा हुआ था, ऊपर से हेलमेट पहना था। वह हमेशा की तरह स्कूटी स्टार्ट करके स्कूल की तरफ निकलती है। दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। सड़कों पर हल्का कोहरा था, मौसम में ठंडक साफ महसूस हो रही थी। शिवानी आराम से अपने रोज वाले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे रहस्यमय सफर बनने वाला है। स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले कन्हाली खाबदा रोड पर एक चौराहा पड़ता है। चारों तरफ जाने वाली सड़क, आसपास कुछ घर, छोटी छोटी दुकानें और एक तरफ बना शिव मंदिर। नॉर्मल दिनों में यहां काफी आवाजाही रहती थी, लेकिन उस समय सुबह ठंड बहुत ज्यादा थी और सड़क लगभग सुनसान थी। चौराहे के पास एक दुकान थी जिसके पीछे उसी मालिक का घर बना हुआ था। उस वक्त घर में सिर्फ दुकान मालिक की वाइफ और उनका छोटा बच्चा मौजूद था। फैमिली के बाकी मेंबर्स किसी काम से शहर में गए हुए थे। उन्हें भी नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनके घर के ठीक सामने क्या होने वाला है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। लेकिन अब कहानी में कैसा मोड़ आने वाला था जिसे उस समय वहां मौजूद किसी ने नहीं सोचा था। चौराहे के पास रहने वाली दुकान मालिक की वाइफ रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गई थी, दुकान खोली और अपने काम में लग गई। ठंड की वजह से पूरे इलाके में अजीब सा सन्नाटा था। सड़कें लगभग खाली थी, आसपास बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। इसी बीच उन्होंने गैस पर दूध भी चढ़ा रखा था। करीब सुबह 9:20 का वक्त चल रहा होगा। महिला कुछ देर के लिए दुकान का शटर गिराकर घर के अंदर चली गई। गैस बंद करनी थी और नहाने की तैयारी भी करनी थी। हालांकि जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक से पूरे इलाके में एक तेज आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी अचानक थी कि वह घबरा गई। पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। बाहर का नजारा देखकर उनके कदम वहीं पर रुक गए। दुकान के पास सड़क किनारे एक महिला अपनी स्कूटी के साथ गिरी हुई थी। पहली नजर में मामला नॉर्मल नहीं लग रहा था। महिला के पास जमीन पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने बिना वक्त गवाए मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उस वक्त आसपास कोई नजर नहीं आया। घबराई हुई महिला फौरन कुछ दूरी पर मौजूद दूसरे दुकानदार की तरफ भागी, पूरी बात बताई। इसी दौरान आसपास के कुछ और लोग भी धीरे धीरे मौके की तरफ आने लगे। उधर पास के खेत में काम कर रहे किसान सुधीर यादव ने भी कुछ सेकंड पहले वही तेज आवाज सुनी थी। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो धुंध के बीच उन्हें एक बाइक तेजी से वहां निकलती दिखाई दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। कोहरा काफी था, दूरी भी कम नहीं थी, इसीलिए वह ये नहीं देख पाए कि वह लोग कौन है।
लेकिन इतना जरूर साफ था कि बाइक काफी तेजी से उस इलाके से दूर जा रही थी। कुछ ही देर में आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो कुछ लोग सड़क पर गिरी महिला की तरफ बढ़े। जब हेलमेट हटाकर चेहरा देखा गया तो वहां मौजूद सुधीर यादव उन्हें देखते ही पहचान गए, क्योंकि ये कोई अनजान महिला नहीं थी बल्कि ये शिवानी वर्मा थी। सुधीर यादव पहले भी स्कूल के कई कार्यक्रम में जा चुके थे, इसी वजह से स्कूल के स्टाफ से उनकी पहचान थी। शिवानी को इस हालत में देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। बिना वक्त गवाए कुछ लोगों ने मिलकर शिवानी को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का फैसला किया। हर किसी को मदद की उम्मीद थी, शायद अभी भी वक्त हाथ से पूरी तरह नहीं निकला हो। अरारिया में जहां यह घटना हुई थी वहां से सदर हॉस्पिटल की दूरी 70 किलोमीटर थी। शिवानी को हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी वक्त लग गया। जब तक वह वहां पहुंची तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की इंफॉर्मेशन मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। करीब आधे घंटे के बाद पुलिस की टीम हॉस्पिटल और घटनास्थल दोनों जगह पर पहुंच चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से महिला की पहचान हो गई थी। शिवानी के पर्स में मौजूद आईडी से उनकी जानकारी कंफर्म हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से फैमिली से कांटेक्ट किया। खबर मिलते ही स्कूल के टीचर्स और बाकी स्टाफ भी हॉस्पिटल पहुंचने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकली शिवानी के साथ अचानक ऐसा कैसे हो गया। दोपहर होते होते पुलिस ये दुखद खबर शिवानी के पिता लक्ष्मीकांत वर्मा तक पहुंचा देते हैं। फोन पर बताया गया उनकी बेटी के साथ सीरियस घटना हुई है। यह सुनते ही फैमिली जैसे दुखों के पहाड़ के नीचे आ गई। पिता के लिए इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल था। धीरे धीरे पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा फैलने लगी। शिवानी की बहनें भी अरारिया के लिए रवाना हो गई। मीडिया में लगातार खबरें आने लगी कि स्कूल पढ़ाने जा रही एक महिला टीचर के साथ रास्ते में दर्दनाक घटना हो गई है। यह खबर उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ तक भी पहुंच जाती है, जहां शिवानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। जब उनके पुराने स्कूल के लोगों को पता चला तो वह भी हैरान रह गए। स्कूल मैनेजमेंट के मुताबिक शिवानी पढ़ाई में काफी तेज थी और अपने टाइम की टॉपर स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। इधर पुलिस ने अनजान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। घटनास्थल को घेर लिया गया। वहां मौजूद हर छोटे बड़े सुराग को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से शुरू हो चुकी थी। पुलिस घटनास्थल से जुड़े हर छोटे बड़े एविडेंस को इकट्ठा कर रही थी। आसपास मौजूद लोगों से लगातार पूछताछ हो रही थी। किसने क्या देखा, किस टाइम देखा और घटना से ठीक पहले वहां क्या हो रहा था। पुलिस हर जानकारी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर फॉरबिसगंज जाने वाली सड़क पर पुलिस को एक कारतूस मिला। शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि यह घटना के बाद भागते वक्त किसी के हाथ से वहां पर गिर गया होगा, जल्दबाजी में उठाने का मौका नहीं मिला होगा। उधर किसान सुधीर यादव पहले ही पुलिस को बता चुके हैं कि उन्होंने घटना के फौरन बाद एक बाइक पर दो लोगों को वहां से तेजी से निकलते हुए देखा था। कोहरे की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन यह जानकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट जरूरी थी। इन शुरुआती सुरागों को देखकर पुलिस को लगने लगा कि कोई अचानक हुई घटना ये नहीं है। मामला काफी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था, क्योंकि किसी बाहरी शख्स के लिए यह जानना आसान नहीं था कि शिवानी रोज किस टाइम निकलती है, कौन सा रास्ता यूज करती है और किस वक्त उस जगह से वो निकलेगी। यहीं से एक और पॉसिबिलिटी सामने आने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे कोई ऐसा शख्स हो जिसे शिवानी की डेली रूटीन के बारे में सब पता हो। इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है। स्कूल के टीचर स्टाफ से बात की गई। एक पुलिस टीम शिवानी के किराए के कमरे पर भी पहुंची ताकि वहां से कोई क्लू मिल सके। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स और दूसरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी खंगाली जाने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवानी हमेशा से इसी कमरे में नहीं रहती थी। शुरुआत में वह पोस्ट ऑफिस के पास एक दूसरे इलाके में रहती थी, जहां से स्कूल की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। रास्ते में अक्सर ट्रैफिक जाम रहता था। कई बार इसी वजह से स्कूल पहुंचने में शिवानी को देरी भी हो जाती थी।
उन्हीं दिनों उनके रास्ते में एक मकान पड़ता था जिसके मालिक थे मधुकांत मलिक। एक दिन ट्रैफिक में फंसे रहने के दौरान शिवानी की उनसे बातचीत हुई। तब पता चला कि वहां किराए पर कमरे मिलते हैं। मई 2025 में शिवानी ने वहां करीब 1500 रुपए महीने के किराए पर एक कमरा ले लिया। उन्होंने मकान मालिक से यह भी कहा था कि यह अरेंजमेंट ज्यादा वक्त के लिए नहीं होगी। वह दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। जैसे ही किसी बेहतर जॉब में उसका सिलेक्शन होगा वह कमरे को छोड़ देगी। उस मकान के सामने कई दुकानें थी। उनमें से एक खुद पर मधुकांत मलिक और उनकी वाइफ वीना देवी बैठते थे, जबकि बाकी दुकानें किराए पर दी गई थी। घर के पीछे कई कमरे बने थे जो अलग अलग लोगों को किराए पर दिए गए थे। मधुकांत मलिक की फैमिली मकान की ऊपरी मंजिल पर रहती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उनसे और उनकी वाइफ वीना देवी से भी डिटेल से बात की। दोनों के मुताबिक शिवानी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वह बहुत रिस्पेक्ट से पेश आती थी। वीना देवी ने बताया, जब भी शिवानी उनसे मिलती हमेशा मुस्कुराकर राधे राधे अंकल और राधे राधे आंटी कहकर हाल चाल पूछती। छोटी छोटी बातों में भी उनकी सादगी साफ नजर आती थी। मकान वाली के मुताबिक एक बार शिवानी ने खुद उनसे कहा था कि किराए में बिजली का खर्चा शामिल नहीं है, क्योंकि वे पढ़ाई के लिए काफी देर तक लाइट और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान यूज करती है, इसलिए जनवरी से किराया थोड़ा बढ़ाकर देना चाहती थी। लेकिन जनवरी आने से पहले ही दिसंबर में यह दर्दनाक घटना हो गई। जब पुलिस कमरे की तलाशी लेने पहुंची तो वहां का माहौल शिवानी की पूरी लाइफस्टाइल बयान कर रहा था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक तरफ चौकी थी, पास में एक टेबल था जिस पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। कई किताबें कार्टूनों में भी भरी हुई थी। पहली नजर में साफ समझ आ रहा था कि यह कमरा किसी ऐसे इंसान का है जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमता है। कमरे के एक कोने में इलेक्ट्रिक स्टोव रखा हुआ था। कभी वह खुद खाना बना लेती तो कभी बाहर से मंगवा लेती। जिंदगी काफी सिंपल थी। ज्यादातर वक्त पढ़ाई और स्कूल के काम में निकल जाता था। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि स्कूल से लौटने के बाद शिवानी शायद ही कभी बाहर निकलती थी। कोई खास दोस्त या मिलने जुलने वाला वहां नहीं आता था। कभी कभार उनकी बड़ी बहन मिलने आ जाती थी, लेकिन इसके अलावा किसी को वहां आते जाते उन्होंने नहीं देखा था। वीना देवी ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार शिवानी को साथ खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार वह बड़ी विनम्रता से मना कर देती थी। उनका कहना होता था कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और किसी से अपनी सर्विस नहीं करवाना चाहती, इसलिए हमेशा अपना काम खुद करती थी। बातचीत के दौरान धीरे धीरे ये क्लियर होता जा रहा था कि शिवानी की लाइफ काफी सिंपल ऑर्गेनाइज थी। पुलिस ने पूरे कमरे की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां उन्हें कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिली जो सीधे इस घटना से कनेक्ट होती हो। इसी बीच जब शिवानी की बड़ी बहन जूली अरारिया पहुंची तो उन्होंने पुलिस के सामने स्कूल टीचर का नाम लिया। उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत उस शख्स से होनी चाहिए। हालांकि उस वक्त ये सिर्फ एक आरोप था। पुलिस के पास कोई पक्का एविडेंस या उनकी बहन के पास एविडेंस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे शिवानी के स्कूल और वहां के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। जब शिवानी पहली बार जॉब के लिए बिहार आई थी तब उनकी मुलाकात स्कूल के कई स्टाफ मेंबर से हुई थी। उनमें से कुछ लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अपने घर और स्टेट से कहीं दूसरी जगह पहुंचता है तो अपने इलाके का कोई मिल जाए तो अपनापन महसूस होता है। शिवानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल में उनकी पहचान यूपी के रहने वाले दो टीचर रंजीत वर्मा और पवन कुमार से हुई। धीरे धीरे तीनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। तीनों फोर्बिसगंज में रहते थे, इसलिए शुरुआत में कई बार स्कूल भी एक साथ जाया करते थे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा वक्त पहले जैसा नहीं रहा। कुछ वक्त बाद इनके बीच मतभेद शुरू हो गया। बात इतनी बड़ी कि शिवानी ने खुद की स्कूटी खरीद ली और अकेले स्कूल जाना प्रेफर किया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच दूरी और मनमुटाव साफ नजर आता था। सार्वजनिक रूप से कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन स्कूल के अंदर के हालात पहले जैसे नहीं थे। शिवानी अपनी बातें अपनी बहन से शेयर किया करती थी। जूली के मुताबिक करीब 1 साल पहले रंजीत वर्मा ने शिवानी के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया था। दोनों एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाते थे, दोनों का सरनेम भी वर्मा था, लेकिन शिवानी ने यह प्रपोजल साफ शब्दों में रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने रंजीत से कहा था कि फिलहाल उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है, शादी के बारे में वह सोचना भी नहीं चाहती। उनका गोल यूपीएससी पास करना है और वह खुद को उसी दिशा में आगे बढ़ते देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा था कि फैमिली में बड़ी बहनों की शादी भी अभी बाकी है, इन सब बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं है। रंजीत वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला था। 3 दिसंबर की शाम तक जूली को पूरा यकीन हो चुका था कि पुलिस को इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हालांकि उन्होंने नरपतगंज थाने में लिखित कंप्लेंट दी और रंजीत वर्मा का नाम उसमें शामिल कराया। एफआईआर दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बड़ा कर दिया गया। अरारिया पुलिस ने इस मामले की गंभीरता लेते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अलग अलग थानों के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को इस केस में लगाया गया ताकि हर एंगल से जांच हो सके। पुलिस के पास अब पहला नाम सामने आ चुका था, रंजीत वर्मा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उसके बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। जूली से डिटेल में पूछताछ हुई, लोगों और स्कूल से जुड़े लोगों से बात हुई। इसी दौरान जूली ने बताया कि उनका शक सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि 2 पर है। पहला रंजीत वर्मा, दूसरा स्कूल का हेडमास्टर उमेश कुशवाहा। जूली के मुताबिक करीब 1 साल पहले रंजीत ने शिवानी को शादी का प्रपोजल दिया था, लेकिन शिवानी ने साफ शब्दों में मना कर दिया था। वे अपने करियर और यूपीएससी की तैयारी पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जूली का आरोप था कि इसके बाद रंजीत का बिहेवियर बदलने लगा। वे बार बार शिवानी पर शादी का प्रेशर बनाता, फोन करके परेशान करता। अगर शिवानी उसका नंबर ब्लॉक कर देती तो वह किसी दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता। फैमिली के मुताबिक बार बार इनकार करने के बाद रंजीत काफी नाराज रहने लगा। जूली ने पुलिस को बताया कि शिवानी ने उन्होंने पहले ही बता दिया था कि रंजीत की बातें अब नॉर्मल नहीं है। यहां तक कि उसने शिवानी को धमकाया भी और धमकियां लगातार देनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि घटना के बाद जूली का शक सबसे पहले उसी तरफ गया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, फैमिली की चिंता भी बढ़ती चली गई। जूली के मुताबिक हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें एक रिश्तेदार को भी बताना पड़ा जो यूपी पुलिस में तैनात थे। फैमिली का कहना था कि उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर उमेश कुशवाहा को भी कांटेक्ट किया और बताया कि उनकी बहन को स्कूल में एक टीचर लगातार परेशान कर रहा है। उनका मानना था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए। फैमिली का आरोप था कि जब वह लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे तब कथित तौर पर हेडमास्टर ने रंजीत का साथ दिया और मामले को ज्यादा सीरियस ना मानने की बात कही। इस बीच वक्त बीतता गया। करीब 3 महीने पहले रंजीत की शादी भी हो गई। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत दिखाई दिया, लेकिन जूली का दावा था कि शादी के बाद भी उसका बिहेवियर नहीं बदला। फैमिली के मुताबिक रंजीत फिर से शिवानी को परेशान करने लगा। कभी रास्ते में बाइक लेकर बेहद करीब से निकल जाता, कभी स्कूटी के पास तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाकर उन्हें अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता। जूली को लगने लगा था कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि ज्यादा सीरियस बात है। और फिर 3 दिसंबर की सुबह जो घटना हुई उसके बाद उनका शक और मजबूत हो गया। जूली का मानना था रंजीत के मन में शिवानी के लिए गहरी नाराजगी थी। शादी हो जाने के बाद भी वह शिवानी को भूल नहीं पाया था।
शायद रिजेक्शन का गुस्सा अभी भी उसके मन में था, इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने सबसे पहले उसी का नाम रखा। हालांकि जूली का शक सिर्फ रंजीत तक सीमित नहीं था। उन्होंने हेडमास्टर उमेश कुशवाहा का भी नाम इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाने की बात कही। फैमिली ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया, जुलाई 2024 में शिवानी ने किसी जरूरी काम के लिए स्पेशल लीव की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कथित तौर पर उसे अप्रूव नहीं किया गया। बाद में मामला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स तक पहुंचा और वहां से इंटरवेंशन के बाद ये मामला न्यूज़पेपर में भी आ गया। फैमिली को लगा शायद इस घटना के बाद कुछ लोगों के मन में नाराजगी पैदा हुई होगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले को देख रही थी। फैमिली अपना शक जता रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अभी एविडेंस और फैक्टर्स के आधार पर आगे बढ़ रही थी। 4 दिसंबर 2025 की सुबह तक इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुकी थी। करीब 11 बजे पुलिस ने फॉरबिसगंज चौराहे के पास रंजीत वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। घटना वाले दिन वह स्कूल भी आया था और पूरे घटनाक्रम के दौरान आसपास मौजूद रहा था। दूसरी तरफ हेडमास्टर उमेश कुशवाहा को भी थाने बुलाकर सवाल जवाब किए गए। इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार हर उस क्लू को जोड़ने में लगी हुई थी जो उन्हें अटैकर्स तक पहुंचा सके। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि घटना के बाद भागने वाले बाइक सवार किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुए होंगे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन, गवाहों के बयान और घटनास्थल से मिले एविडेंस को जोड़कर एक डिटेल टाइमलाइन तैयार की जाने लगी। इन्वेस्टिगेटर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि घटना के वक्त कौन था वहां पर मौजूद और क्या कर रहा था। साथ ही शिवानी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी खंगाली गई, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे किसी को पुरानी दुश्मनी, पर्सनल विवाद का संकेत मिलता हो। बार बार शक की सुई रंजीत की तरफ जा रही थी, लेकिन उस वक्त तक पुलिस के हाथ में कोई पक्का सबूत नहीं लगा था। अगले 2 दिनों में इन्वेस्टिगेशन टीम ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट फुटेज सामने आई जिसमें फॉरबिसगंज की तरफ जाती एक यामा बाइक दिखाई दी जिस पर 2 सस्पेक्ट यंग लड़के सवार थे। इसके बाद पुलिस ने उस बाइक के पॉसिबल रूट पर पड़ने वाले पेट्रोल पंप, दुकानों, मकानों और दूसरे कैमरे की फुटेज को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों की तस्वीरें साफ होने लगी। इन्वेस्टिगेटर ने बाइक का नंबर ट्रेस किया और रजिस्ट्रेशन डिटेल निकलवाई। साथ ही घटना के वक्त इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबर्स का डेटा भी खंगाला गया। टाइम और लोकेशन को मिलाकर देखा जाए तो कुछ मोबाइल नंबर सस्पिशियस तरीके से उसी रूट पर मूव करते दिखाई दे। इतना ही नहीं, एक खास नंबर पर पूरे दिन में कई बार कॉल किए जाने की जानकारी भी सामने आई। अब इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदलने लगी। बाइक की डिटेल के आधार पर पुलिस की एक टीम उसके रजिस्टर्ड एड्रेस तक पहुंचती है। वहां उन्हें शाहनवाज नाम का एक यंग लड़का मिला। वह मूल रूप से डुमरिया गांव का रहने वाला था, लेकिन उस वक्त फॉरबिसगंज के रामपुर उत्तर इलाके में अपने नाना के घर रह रहा था। साथ ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। अब इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शाहनवाज ने पुलिस को बताया 3 दिसंबर की सुबह 2 यंग लड़के उसके पास आए थे। नाम थे मोहम्मद मरूफ और सोहेल। उन्होंने कुछ घंटों के लिए उसकी यामा बाइक मांगी थी। शाहनवाज के मुताबिक दोनों बाइक लेकर चले गए और बाद में वापस लौट आ गए। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का ध्यान सीधे मरूफ और सोहेल की तरफ चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला मरूफ फॉरबिसगंज के रामपुर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, जबकि सोहेल रेफरल हॉस्पिटल रोड में रहता था। सबसे अहम बात यह थी कि जिन मोबाइल नंबर्स पर पुलिस की पहले से नजर थी वो इन दोनों से जुड़े निकले। कॉल डिटेल खंगालने पर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई। घटना वाले दिन मरूफ ने एक ही नंबर पर कई बार बात की थी।
जब उस नंबर की जांच की गई तो वह एक महिला का निकला था जिसका नाम था हुस्न आरा। हुस्न आरा के हस्बैंड मोहम्मद शाकिर फॉरबिसगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। पुलिस ने 6 दिसंबर तक मरूफ, सोहेल, हुस्न आरा तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए वैसे वैसे इस केस के पीछे की कहानी सामने आने लगी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुस्न आरा को पिछले कुछ महीनों से अपने हस्बैंड पर शक था। उसे लगने लगा कि उनका किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन है। हस्बैंड का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा था। देर से घर आना, साथ में बातचीत बिल्कुल कम हो जाना और अक्सर मोबाइल को छिपा कर रखना। बताया जाता है कि एक दिन हुस्न आरा ने मौका देकर हस्बैंड का फोन चेक किया। फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जिनसे उसे लगा कि उनकी किसी महिला टीचर से बातचीत चल रही है। बातचीत में कहीं मिलने का भी जिक्र था। यहीं से उसका शक और गहरा हो गया। इसके बाद उसने अपने लेवल पर जानकारी जुटानी शुरू की। वह जानना चाहती थी कि यह महिला कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ जॉब करती है और रोज किस रास्ते से आती जाती है। धीरे धीरे उसने उससे जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। बताया जाता है कि इस दौरान उसने अपने परेशानी का जिक्र अपने रिश्तेदारों से भी किया। उसके भांजे राजा और छोटू उर्फ नेयर अक्सर उसके घर आया जाया करते थे। बातचीत के दौरान यह मामला उनके सामने भी आया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आगे चलकर इसी चर्चा ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस का दावा था कि उस महिला को रास्ते से हटाने की बात वहां पर होने लगी। इसी सिलसिले में कुछ लोगों के बीच पैसों का लेन देन भी हुआ। बाद में मरूफ और सुहेल का नाम भी इसी कड़ी में सामने आया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पैसों के लालच में दोनों इस पूरे मामले का हिस्सा बनने को तैयार थे। पूछताछ के दौरान सुहेल ने पुलिस को जो बताया उसने पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे दी। उसके मुताबिक हुस्न आरा ने उससे मदद की गुहार लगाई। उसने कहा था कि उसका घर टूटने की कगार पर था और वह किसी तरह अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। इसी दौरान उन्हें उस महिला के बारे में भी जानकारी दी गई जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसके बाद मरूफ और सुहेल ने कई दिनों तक उस महिला की एक्टिविटी पर नजर रखी। वह ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह किस वक्त घर से निकलती है, किस रास्ते से जाती है, कब अपने स्कूल पहुंच जाती है। इसी दौरान उनकी नजर कन्हाली इलाके के उस चौराहे पर पड़ी जहां सुबह के वक्त काफी कम भीड़ रहती थी। उन्होंने उसी जगह को अपना प्लान के लिए चुना। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 3 दिसंबर की सुबह दोनों शाहनवाज से बाइक लेकर निकले और तय जगह पर पहुंच गए। वहां बाइक एक तरफ खड़ी करके इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दूर से एक महिला स्कूटी पर आती दिखाई दी। चेहरा ढका हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था। दोनों को लगा कि यह वह है जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। इसके बाद सुहेल ने स्कूटी रुकवाने की कोशिश की जबकि मरूफ पीछे खड़ा था। अगले कुछ सेकंड में वहां जो हुआ उसने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। वारदात के बाद दोनों मौके से निकले और वापस फॉरबिसगंज की तरफ लौट गए। रास्ते में एक फोन कॉल भी की गई जिसमें कहा गया काम हो गया। लेकिन उसी शाम इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। जब घटना की खबर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर चलने लगी तब हुस्न आरा को एहसास हुआ जिस महिला को निशाना बनाया गया है वो तो वह महिला नहीं है जिसके बारे में जानकारी उन दोनों को दी गई थी। असली टारगेट कोई और दूसरी महिला टीचर थी जो अलग स्कूल में पढ़ाती थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दोनों महिला टीचर्स के बीच कई ऐसी सिमिलैरिटीज थी जिन्होंने आरोपियों को कंफ्यूज कर दिया। दोनों लगभग एक जैसी हाइट की थी, बिल्ड की थी। दोनों सूट सलवार पहनकर स्कूल जाती थी। दोनों स्कूटी यूज करती थी। दोनों का रोज का रास्ता भी काफी हद तक सेम था।
स्कूल जाने का टाइम भी लगभग एक ही था। दोनों हेलमेट पहनकर सफर करती थी। 3 दिसंबर की सुबह एक और बात हुई जो किसी को पता नहीं थी। जिस महिला को टारगेट किया जाने था वह उस दिन किसी वजह से स्कूल गई ही नहीं, छुट्टी पर थी। उसी वक्त शिवानी अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक स्कूल के लिए निकली थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इसी वजह से आरोपियों ने गलत पहचान कर ली और एक बेहद खतरनाक घटना को अंजाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर पुलिस ने वारदात में यूज की गई बाइक, सस्पेक्ट्स के कपड़े, जूते, दूसरे इंपॉर्टेंट एविडेंस भी रिकवर कर लिए, जिससे केस की कड़ियां और मजबूत होती चली गई। जैसे ही इस मामले की जानकारी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। जो कहानी सामने आ रही थी वह किसी फिल्म प्लॉट से कम नहीं थी। एक महिला ने अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कदम उठाया, लेकिन घटनाओं ने ऐसा मोड़ ले लिया कि इसकी कीमत एक बिल्कुल बेगुनाह इंसान को चुकानी पड़ी। कैन यू इमेजिन? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोगों ने जानकारी जुटाने और लोकेशन बताने की रोल को प्ले किया था। यह बताया गया था कि वह महिला किस वक्त और किस रास्ते से गुजरती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में गए जबकि कुछ फरार हो गए। उनकी तलाश जारी रही। उधर 3 दिसंबर की शाम इस घटना को लेकर पूरे इलाके में भारी गुस्सा देखने को मिला। टीचर कम्युनिटी और लोकल लोगों ने जस्टिस की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। शाम करीब 7 बजे बड़ी तादाद में मोमबत्तियां लेकर एडीबी चौक से एसपी आवास की तरफ लोग बढ़े। सभी एक ही डिमांड कर रहे थे, इस मामले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जब प्रदर्शनकारी एसपी आवास पहुंचे तो पता चला कि एसपी वहां मौजूद नहीं है। हालांकि लोगों का साफ कहना था अगर जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो प्रोटेस्ट और बड़ा रूप ले सकता है। इस बीच लीगल प्रोसेस पूरी होने के बाद शिवानी का शव उनकी फैमिली को सौंप दिया गया। फैमिली गहरे सदमे में थी। जिस बेटी ने अपने सपने और मेहनत से पूरे परिवार का नाम रोशन किया था, अब वे आखिरी बार अपने घर लौट रही थी। इसके बाद 18 दिसंबर को इस मामले में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। फरार चल रहे राजा और छोटू उर्फ नेयर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि केस से जुड़े सभी मेन आरोपी या तो अरेस्ट हो चुके हैं या फिर लॉ के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और लोगों की रोल को लेकर सवाल उठे। पुलिस का ये पता लगाना जरूरी था और वो इससे लगाने में जुट गई कि आरोपियों को किसी तरह की मदद या ठिकाने तो नहीं मिले थे। इसी डायरेक्शन में कई लोगों से पूछताछ हुई, कई एंगल्स और तरीके से इन्वेस्टिगेट किए गए। पूरा मामला लगभग क्लियर हो चुका था और पुलिस चार्जशीट की तैयारी में जुट गई थी। एक ऐसी घटना जिसने एक मेहनती और सपने देखने वाली यंग टीचर, एक लड़की, एक बच्ची की जिंदगी छीन ली और उसने सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर कुछ लोग पैसे, शक या पर्सनल फीलिंग्स की वजह से इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं और इसकी कीमत किसी बेगुनाह इंसान को क्यों चुकानी पड़ती है। पुलिस का दावा था कि फास्ट इन्वेस्टिगेशन और लगातार जुटाए गए एविडेंस की मदद से यह मामला बहुत ही कम वक्त में सुलझ गया। लेकिन शिवानी वर्मा की फैमिली के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उनकी बेटी की कहानी थी जो अपने सपने पूरे करने के लिए घर से दूर निकली थी लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आ पाई।